क्वेश्चन लिखेंगे। भाप के साथ आयरन की क्रिया किस प्रकार होती है? भाप के साथ आयरन की क्रिया किस प्रकार होती है? भाप के साथ आयरन की क्रिया किस प्रकार होती है? समझाइए और रासायनिक समीकरण भी दीजिए। समझाइए और रासायनिक समीकरण भी दीजिए। समझाइए और रासायनिक समीकरण भी दीजिए। हो गया? तो अब इसमें लिखेंगे लिखो सक्रियता श्रेणी में स्थित आयरन अर्थात Fe सक्रियता श्रेणी में स्थित आयरन अर्थात Fe हो गया। Fe उबलते हुए जल या भाप से क्रिया करके 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 हो गया। अपना ऑक्साइड Fe3O4 अपना ऑक्साइड Fe3O4 ये वाला Fe3O4 कोष्ठक में लिख देना। नहीं, Fe3O4 लिखे ना, कोष्ठक में लिखो FeO तथा Fe2O3 का मिश्रण FeO तथा Fe2O3 का मिश्रण कोष्ठक बंद बनाता है और H2 गैस निकलती है। हो गया ना? रिएक्शन लिख लो। उसमें पूरा मत लिखना, देखो बस इतना लिखना है। Fe प्लस H2O, यहाँ पे क्या लिखना है? भाप। क्या बनेगा जी? Fe3O4 और प्लस क्या बाहर निकलेगा? H2। 3 Fe कर दो, यहाँ पे 4 H2O कर दो, यहाँ पे 4 H2 कर दो, हो जाएगा ना? नोट कर दो। नाम इसके नीचे लिख लेना फेरीफेरो ऑक्साइड। फेरीफेरो ऑक्साइड और नाम होता है इसका आयरन कोष्ठक में सेकेंड थर्ड ऑक्साइड, क्योंकि FeO और Fe2O3 का मिश्रण है ना। FeO में Fe2 प्लस बनाता है और Fe2O3 में Fe कौन सा प्लस बनाता है? 3 प्लस, क्योंकि Fe दो प्रकार का आयन बनाता है, एक 2 प्लस और एक 3 प्लस। जो Fe2 प्लस बनाएगा उसके लिए 2 लग गया और जो 3 प्लस बनाएगा उसके लिए 3 लग गया। तो इसका एक और नाम होता है आयरन लिखते हैं
कोष्ठक में रोमन अंक वाला सेकेंड और रोमन अंक वाला थर्ड, और उसके बाद क्या लिख देते हैं, ऑक्साइड। ठीक है, ये आधुनिक नाम है और वो पुराना नाम है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, वो भी बता दें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना वाला। चलो इसका क्वेश्चन लिखो तो देख लेते हैं, उसको थोड़ा सा घुमा देते हैं, परिभाषा लिखवा देते हैं, बाकी काम कर लेना। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? क्वेश्चन है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? इन सब के बारे में ज्यादा परेशानी होने की जरूरत नहीं है, ये आएगा नहीं तुम्हारे एग्जाम में। नहीं आएगा, नहीं है सिलेबस में, ये नहीं एग्जाम में कहा जाएगा। हो गया, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? हो गया, लिखो इसमें, क्योंकि आयनिक यौगिकों में धनायन तथा ऋणायन उपस्थित होते हैं। आयनिक यौगिकों में धनायन तथा ऋणायन उपस्थित होते हैं। हो गया, जो एक दूसरे से वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल, आकर्षण किस माने होता है? इसकी इंग्लिश क्या होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण बल। ये क्या लिखे? वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल। हो गया, के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। आपस में जुड़े होते हैं। तो एक दूसरे से वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं। आपस में काटो, वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं। आपस में काटो क्योंकि एक दूसरे से पहले ही लिख लियो ना, क्या लिखे? जुड़े होते हैं, जिसे आयनिक बंध कहते हैं। जिसे आयनिक बंध कहते हैं। जिसे आयनिक बंध कहते हैं। हो गया, जो अब तक ज्ञात सभी बंधों में सबसे प्रबल होता है। जो अब तक ज्ञात सभी बंधों में सबसे प्रबल होता है। सबसे प्रबल होता है। जो अब तक ज्ञात सभी बंधुओं में सबसे प्रबल होता है। हो गया ना? आगे लिखेंगे, जो अब तक ज्ञात सभी बंधुओं में
सबसे प्रबल होता है। अतः इस बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा भी देनी पड़ती है। अतः इस बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा भी देनी पड़ती है। इस बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा भी देनी पड़ती है। हो गया? जिसे, एक मिनट, जिसके कारण लिखना, जिसके कारण इनका गलनांक भी अधिक होता है। जिसके कारण का जब बंध टूटेगा तभी तो ये अलग अलग होंगे। अभी मान लो सोडियम क्लोराइड एक ठोस होता है जिसमें यहाँ Na+ और इसके चारों तरफ ऊपर नीचे दाएं बाएं सब कौन होता है? Cl- होता है। उसके बाद इसके चारों तरफ कौन होता है? Na+ होता है। दिख रहा है ना? फिर इसके चारों तरफ कौन होता है? Cl- होता है। तो अब ये एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं, पास में है तभी तो ठोस है। चल नहीं सकते तभी तो ठोस है। चल सकते तो कौन सी अवस्था होती? कम से कम तो द्रव अवस्था होती। उसमें हम जानते हैं कणों की स्थानांतरी गति नहीं होती है, अर्थात कण अपना स्थान नहीं बदल सकते। ऐसा नहीं है कि आज ये सोडियम यहाँ था, कल उठेंगे तो यहाँ पहुंच जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं, जो जहां है वो वहीं रहेगा। था यही ठोस अवस्था है। दिखाई दे रहा है? अब इसमें ये एक दूसरे के पास कैसे हैं? ये इनके बीच कौन सा बल लग रहा है? क्योंकि देख रहे हो एक धनायन एक ऋणायन, इसके बीच लगेगा वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल, जिसे हम आयनिक बंध कहते हैं, जो सबसे प्रबल होता है। अब तक यहाँ जितने भी बंध हैं उनमें सबसे प्रबल होता है। ठीक है? तो अब अगर हमारे पास कहें हम 3 बंध हैं, उसमें सबसे प्रबल आयनिक बंध है, तो जिसमें आयनिक बंध पाया जाएगा उसी को तोड़ने में ज्यादा टाइम लगेगा ना। और एक दूसरा ठोस है जिसमें आयनिक बंध न पाया जाता है, सहसंयोजक बंध पाया जाता हो या वांडरवाल्स बंध पाया जाता हो, तो वो जल्दी टूट जाता है क्योंकि वो इसकी अपेक्षा दुर्बल होता है। तो अब एक प्रबल है और एक दुर्बल है, दोनों को गर्म करेंगे तो कौन जल्दी टूटेगा? जो दुर्बल है वो जल्दी टूटेगा ना। और उसका बंध जल्दी टूट गया तो उसके अणु अलग अलग हो गए, और जब अलग अलग हो गए तो पिघल के वो किस अवस्था में आ गया? द्रव अवस्था में आ गया। लेकिन इसको तोड़ने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। ज्यादा ऊर्जा देने का मतलब ज्यादा देर तक गर्म करना पड़ेगा, और ज्यादा देर तक गर्म करोगे तो इसका ताप भी तो ज्यादा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इसका ताप ज्यादा बढ़ेगा तो इसका गलनांक भी क्या होगा? अधिक होगा। इस चीज को ध्यान में रखना। इसके लिए सब सबसे अधिक होता है। हो जाएगा? क्या लिखे? इसलिए हाँ, तो गलनांक इनका अधिक होने का कारण क्या है कि आयनिक यौगिकों में कौन सा बंध पाया जा रहा है? आयनिक बंध, जो कि वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल होता है। ठीक है? उसके बाद जिसके कारण इन बंधों को तोड़ना क्या होता है? कठिन होता है। बंधों को तोड़ना कठिन होता है, अर्थात हमको बंधों को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है। ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है, इसलिए इनका गलनांक क्या होता है? अधिक होता है। ज्यादा ऊर्जा देने का मतलब ज्यादा देर तक गर्म करना पड़ेगा, ताप ज्यादा देर तक देना पड़ेगा। ताप भी तो एक प्रकार की ऊर्जा है, क्योंकि ताप में क्या होती है? उष्मा होती है, और उष्मा भी एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है कि नहीं है? कैसे पता चला उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है? मात्रक तो कुछ लिख दे, बस हो गया। अपने मन से लिख दो ना, क्या लिखना है? उसमें कौन सा फर्क पड़ता है? ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, उष्मा का मात्रक जूल लिख दो, कोई फर्क पड़ता है क्या? और तो जो वैज्ञानिक बता दी वही तो हम पढ़ रहे हैं, हम नया इनोवेशन कर लेंगे। कैसे पता चला? तुमने पढ़ा होगा भाप इंजन। भाप इंजन कैसे चलता था? कोयले को जलाने से जो भाप बनती थी, अर्थात जो उष्मा निकलती थी, उससे तो इंजन चलता था, अर्थात इंजन को कार्य करवाता था।
कार्य इंजन करता था तभी तो आगे बढ़ रहा था। तो वहां पे इंजन को कार्य किसने करवाया? उस भाप उष्मा ने करवाया, भाप की उष्मा ने। भाप जाता है, अगर उसमें ऊर्जा नहीं है तो कार्य कैसे करवा सकता है? हमको ये बताओ। हम क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जिसने कार्य करवा दिया समझो वो ऊर्जा है। तो ट्रेनिया तुम्हारा पीछे छोड़ते हुए उड़ती है। इतनी प्रक्रिया नहीं होता है। जो गर्मी निकलती है उसकी उष्मा से चलता है वो। अभी जेम्स वाट ने क्या देखा था कि जब बर्तन को गर्म करके, बर्तन को ढक करके पानी गर्म कर रहे थे, जो उसमें भाप निकल रहा था वही तो ढक्कन को ऊपर नीचे कर रहा था। तो भाप बता, कहीं का भाप बिना गर्म होंगे उसकी बिना उष्मा के भाप बनेगा? बिना उष्मा के भाप बनेगा? बिना उष्मा का भाप नहीं बनेगा ना। भाप में उष्मा होती है, उसी उष्मा से वो उसको ऊपर नीचे कर रहा था। उन्होंने क्या किया, पहले एक पत्थर रख दिया तभी उठा दिया, कुछ देर बाद और चीजें रख दी, मतलब घर का सारा सामान उसके ऊपर लाद दिए थे तभी उठा दिया था। दिमाग लगाया कि जब ये छोटे से बर्तन की भाप इतने सारे बर्तन को उठा सकती है, तो अगर हम काफी भाप को ज्यादा मात्रा में बनाए तो और ज्यादा सामान उठा सकती है, जिससे उन्होंने भाप इंजन की खोज कर दी। समझ गए? तो उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, क्योंकि उष्मा में भी कार्य करवाने की क्षमता होती है, और जिसमें भी कार्य करने की क्षमता होगी सभी क्या होगी? ऊर्जा होगी। याद रखते रहना, हमारे अंदर भी कार्य करवाने की क्षमता मतलब हम भी ऊर्जा है। बहुत तो कम से कम कार्य करवाते हैं। चलो लिखो, और कोई क्वेश्चन? बर्तन गंदा नहीं होता तो साफ क्यों करते उसको? अब गंदा हुआ तो उसको साफ करेंगे, ठीक है? तो गंदा क्यों हुआ पहले तो ये जानोगे ना, तब तो साफ करोगे। थाली गंदी क्यों होती है? उसमें खाते हुए थाली तो गंदी होती है। अब ऐसे कापर का बर्तन क्यों गंदा? उसमें खाते तो हो नहीं, उसमें पानी का जल चढ़ाते तो वो बेचारा गंदा हो जाता है। तांबा मतलब कापर होगा। अब देखो, तांबे का बर्तन अर्थात कॉपर का बर्तन गंदा क्यों हुआ? चाहे हम कहें तो पीतल का बर्तन गंदा क्यों हुआ, चाहे हम कहें तो कांसे का बर्तन गंदा क्यों हुआ, तीनों की बात एक ही होगी, क्योंकि तीनों में कौन पाया जाता है? कॉपर पाया जाता है। और ये प्रक्रिया समझ चुके हैं हम, क्यों गंदा होगा वो नहीं समझे। कॉपर का बर्तन है, ये गंदा क्यों होगा? क्योंकि जब ये नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो क्या होगा? इसका बोल दिए तब तो कम से कम परिभाषा का नाम बता दो। इसका संक्षारण हो जाएगा, जिसमें इसके ऑक्साइड की क्या बन जाती है? परत बन जाती है, बनती है ना, Cu2O into XH2O बनता है। अब यही हमारा बर्तन को गंदा करेगा। कौन से रंग का होता है जी? हरा रंग का होता है। पता नहीं, जो रंग का दिख गया तो बता दिए। अब लिखा था किताब में, हम बता दिए, नहीं तो किसी बर्तन में लगा तो मिल जाएगा तो भी देख के बता लेंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ? हरे रंग का बर्तन है, इसी के कारण ये हुआ गंदा। मतलब जो बर्तन था वो कॉपर का था, लेकिन जब हम लोग उसको सामान्य अवस्था में रखते हैं तो नमी के संपर्क में आएगा, वायु के संपर्क में आएगा, क्योंकि इसका प्रयोग साधारण रूप से हम भगवान जी को जल चढ़ाने के लिए करते हैं, और जल चढ़ाने के बाद उसको साफ सुफ से पोंछ के तो रखते नहीं है। जल चढ़ा नहीं, बस उसको रख दिए ले जाके। अब पानी तो उसमें लगा ही हुआ है, नमी तो लगी हुई है, वायु में तो वायु हर जगह पे है, ठीक है। तो अब क्या हुआ? वायु तो सर्वत्र है। अब उसने नमी और वायु से किसने क्रिया कर लिया? तांबे के बर्तन ने क्रिया कर लिया, और उसके ऊपर उसका क्या बन गया? ऑक्साइड बन गया, हो गया ना। अब क्या हुआ? इसी के कारण बर्तन हमको गंदा दिखने लगा। अब हमने क्या किया? एक खट्टा पदार्थ लिया जिसमें पाया जाता है अम्ल, और चूंकि ये किसका ऑक्साइड है? मेटलिक ऑक्साइड या नॉन मेटलिक ऑक्साइड? मेटलिक ऑक्साइड अर्थात धातु का ऑक्साइड है, और धातुओं के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं।
अब ये जो हरा रंग का बना, अब इसमें H2O की चर्चा छोड़ते हैं, क्योंकि जब हम खट्टा पदार्थ लगाएंगे तो तुरंत H2O को अवशोषित कर लेता है, करेगा। अम्लों में संक्षारक प्रवृत्ति पाई जाती है, इसको हमने पढ़ा था, करेसिव नेचर पढ़े थे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अम्ल जल से क्रिया करने की प्रवृत्ति रखते हैं ना। हमने पढ़ा था आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार अम्ल जल में जाता है, H+ आयन देता है और उसकी H+ आयन H2O से क्रिया करके कौन सा आयन बनाते हैं? H3O+ आयन बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। इसका मतलब अम्ल की जल से क्रिया करने की प्रवृत्ति काफी तेज होती है। तो अब क्या होता है, ये हमने लिया CO2, ये है धातु का ऑक्साइड, ध्यान देना इधर, धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय, प्लस हमने लिया खट्टा पदार्थ भी होता है क्षारीय, है अम्लीय होता है। परिभाषा ही यही पढ़े हैं। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं, पढ़े हैं, कम से कम 5-6 साल पढ़ते आ रहे हैं। अब क्या हुआ, अम्ल क्षार दिखाई दे रहा है। क्रिया से क्या बनेगा, लवण बनेगा, वह जल बनेगा। ये हरा रंग दिखेगा? नहीं दिखेगा, बर्तन साफ हो गया ना। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि तांबे का बर्तन या तो कहें धातु का बर्तन अपने ऊपर लगे ऑक्साइड की परत के कारण गंदा होता है, जो धात्विक अर्थात कहें तो क्षारीय प्रकृति का होता है। इसलिए इनको साफ करने के लिए हम खट्टे पदार्थों का प्रयोग करते हैं, जिनमें अम्ल पाया जाता है, जो क्षार से क्रिया करके क्या बनाने की क्षमता रखता है, लवण और जल बनाने की क्षमता रखता है, जिससे उसका जो हरा रंग होता है, चाहे उसके ऑक्साइड के ऊपर परत लगी होती है, वो क्या हो जाती है, गायब हो जाती है या साफ हो जाती है। बर्तन हमारा साफ हो जाता है। और धीरे धीरे मांजते एक समय ऐसा आता है लोटा ही गायब हो जाता है। क्यों गायब होगा? क्योंकि आज तुमने एक परत को बना देखा तो उसको घस के साफ कर दिए, तो एक परत तो उसकी गायब हो गई। दूसरे दिन फिर भिगो के उसको रख दिए, फिर दूसरी परत जो बची थी वो भी बना लिया उसके ऊपर, तीसरे दिन फिर साफ कर दिए। धीरे धीरे गायब होते होते उसमें दिखने लगेगा होल, आर पार देखेंगे तो जल अपने आप चढ़ेगा उसमें से, ठीक है। फिर लोटा बदलना पड़ता है। तो लिखते हैं, इसका क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन सारो किताब में देख के लिखो। तांबे के बर्तनों को खट्टे पदार्थ कोष्ठक में लिखना, कोष्ठक में जैसे नींबू या इमली के रस से साफ किया जाता है, क्यों? हो गया ना? अब लिखेंगे, क्योंकि किसमें नहीं लिखवाया है क्या? नहीं क्या लिखें? लिखेंगे क्योंकि। हो गया। तांबे का बर्तन हो गया। नमी तथा ऑक्सीजन, या नमी तथा, या ऐसे लिख लो नम वायु। तांबे का बर्तन नम वायु, या लिख सकते हो नमी तथा ऑक्सीजन। हो गया। तांबे का बर्तन नम वायु
या तुम्हारी मर्जी, जैसा लिखो, नमी तथा ऑक्सीजन के संपर्क में आकर, के संपर्क में आकर, के संपर्क में आकर हो गया, अपनी सतह पर, अपनी सतह पर अपने ऑक्साइड की परत बना लेता है, ऑक्साइड की परत बना लेता है, जिससे बर्तन गंदा दिखता है, जिससे बर्तन गंदा दिखता है। तो ये ऊपर वाला रिएक्शन लिखो। जल्दी जल्दी लिखो, 9 दूनी 18 टाइम हो गया, ज्यादा हो रहा है। Cu प्लस H2O प्लस O2, तीर के ऊपर संधारण, तीर के बाद CO2O इंटू HH2O। संतुलित नहीं किए हैं, कर लेना तुम लोग अपना। उसके बाद हरा रंग है, जिसके कारण ये गंदा दिखाई दे रहा है। हो गया। अब नीचे लिखेंगे, चूंकि यह परत, चूंकि यह परत धातु के ऑक्साइड की है, धातु के ऑक्साइड की है, चूंकि यह परत धातु के ऑक्साइड की है, इसलिए यह क्षारीय होगी, इसलिए यह क्षारीय होगी, क्योंकि यह परत धातु के ऑक्साइड की है, इसलिए यह क्षारीय होगी। हो गया। अतः जब इसकी क्रिया खट्टे पदार्थ, जब इसकी क्रिया खट्टे पदार्थ में उपस्थित अम्ल से होती है, जब इसकी क्रिया खट्टे पदार्थ में उपस्थित अम्ल से होती है, तो जब इसकी क्रिया खट्टे पदार्थ में उपस्थित अम्ल से होती है, तो खट्टे पदार्थ में उपस्थित अम्ल से होती है, तो उदासीनीकरण की प्रक्रिया के कारण, उदासीनीकरण की प्रक्रिया के कारण यह लवण और जल में बदल जाती है, यह लवण और जल में बदल जाती है। लवण और कारण, यह लवण और जल में बदल जाती है, इससे बर्तन साफ हो जाता है। जो उसकी ऑक्साइड की परत हट गई तो बर्तन साफ हो जाएगा। तो बाकी चीजें करूंगी, कल अगला चैप्टर शुरू करेंगे।